हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लाइफ ऑफ फिजिक्स चैनल। तो सभी हमारे 11th के स्टूडेंट्स का बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूं। और मैं जानता हूं कि आप लोग अभी 10th से 11th में आए हो, नए नए आए हो। एनी हाउ, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में बताया था कि हम लोग पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे और एक एक पार्ट का, एक एक हर सब सेक्शन का, सब टॉपिक का हम लोग लेक्चर बनाएंगे और सारी चीजें आपको समझाते हुए चलेंगे। और दूसरा अप्रोच हमारा इसमें ये है कि आपका जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो सभी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप रिकॉल करो तो थोड़े से बेसिक्स मैंने, पहला ये हमारा लेक्चर 3 है, याद रखिएगा। तो थोड़े से बेसिक्स मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बताए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को भी जरूर देखें। हालांकि लेक्चर 3 थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है, तो जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैंने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो पढ़ाया है उसको भी मैं इसमें रिव्यू कर दूंगा। तो देखिए, और एक बार ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे एडवांस का हो, और चाहे आपके क्लास के एग्जाम्स हो, सभी में बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर का नाम है बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट। और ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल हम एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन फॉलो करेंगे और एक एक चीज को बताते रहेंगे। अगर कोई ऐसा एडिशनल टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम कंसिडर करेंगे। और जहां भी उसका रेफरेंस आएगा, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल का यूज होता है, वर्नियर कैलिपर का यूज होता है, स्क्रू गेज का यूज होता है, स्फेरोमीटर तो कर्वेचर के लिए होता है बेसिकली, राइट। तो अब इसमें एक चीज आप देखिए, हमारे पास ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो अब जैसे अब देखिए, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें दिए गए हैं, एनसीईआरटी में कहीं भी जो आपकी बुक इस समय चल रही है, जो रिड्यूस फॉर्म में है, उसमें रेफरेंस नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चंस पे आप जाओगे, जब एक्सरसाइजेस पे आप जाओगे, तो उसमें आप एक चीज नोट करिएगा, उसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का भी क्वेश्चन मेंशन्ड है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है हमारा चैप्टर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब देखो, इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें ब्रीफ बताया गया है। दूसरा पार्ट है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और तीसरा पार्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। चौथा पार्ट है हमारा डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पांचवा पार्ट है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। और छठा पार्ट है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। तो हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेसिकली हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लिया था, फिर भी हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को रखते हैं। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन में क्या था, देखो हमने क्या पढ़ा था इसमें। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट। अब यूनिट क्या होती है, देखो सबसे पहली बात, और मेजरमेंट क्या होती है। ठीक है, तो यूनिट की बात जैसा कि मैंने आपको बताया था तब आती है जब किसी चीज को हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब मेजरमेंट फिजिक्स में किस चीज की जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज की जाती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई भी चीज है जो मेजरेबल है, जिसको मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, फोर्स है, मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम है। इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती हैं, ठीक है ना।
तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है और जब मेजरमेंट के बाद उसमें यूनिट लगाई जाती है, ठीक है। अब वैसे मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में, मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी किसी चीज को आप किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी चीज की लेंथ 1000 मीटर्स की है, तो इसका मतलब हम क्या लिखना चाह रहे हैं? 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000, 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000, यानी 1 मीटर का 1000 टाइम्स करेंगे तो 1000 मीटर आएगा। तो यूनिट आपकी क्या हुई? 1 मीटर ही, ठीक है ना। तो मेजरमेंट किस चीज की जाती है? फिजिकल क्वांटिटीज की जाती है, राइट। और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड यूनिट से, बेसिक यूनिट से, ठीक है। अब यूनिट्स के रेफरेंस में हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूं। हमने ये पढ़ा था, यूनिट्स के रेफरेंस में हमने ये पढ़ा था कि कुछ यूनिट्स जो पहले से चली आ रही हैं, जो पॉपुलर हैं, उसमें हमारी कौन कौन सी यूनिट जो चलती थी। एक तो हमारी चलती थी सीजीएस सिस्टम, दूसरा हमारा होता था एमकेएस सिस्टम, और तीसरा हमारा होता था एफपीएस सिस्टम, राइट। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम, ठीक है। इसका रेफरेंस क्या था? सीजीएस का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसके बाद एमकेएस का मतलब क्या हुआ? मीटर किलोग्राम और सेकेंड। उसके बाद एफपीएस का मतलब क्या हुआ? फुट पाउंड सेकेंड। यानी ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है। ये क्या है? सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये है क्या? बेसिकली पहले चलने वाले सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स है, जो कि काफी पॉपुलर थे। और इसमें क्या है, देखो, इसमें क्या होता था? सीजीएस सिस्टम में जो लेंथ, सबसे पहले कौन कौन से वेरिएबल इन सिस्टम में रहते थे? लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको ब्रीफली इसमें बताया था, देखिए बच्चों, कि जो सीजीएस सिस्टम होता है, उसमें लेंथ को किस में नापते हैं, और एफपीएस में किस में नापते हैं, और एमकेएस में किस में नापते हैं। तो देखिए, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है, और मास को ग्राम में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? लेंथ को मीटर में नापा जाता है, मास को किलोग्राम में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। उसी प्रकार से एफपीएस सिस्टम है, उसमें लेंथ को फुट में नापा जाता है, मास को पाउंड में नापा जाता है और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। तो ये सिस्टम चलता था। अब लेकिन जैसा कि इसमें हम जानते हैं, और मैंने आपको बताया था कि इस समय जो सिस्टम साइंटिफिक नोटेशन के साथ पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं एसआई सिस्टम। तो उसी सिस्टम को हमें ध्यान रखना है, और पूरी फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे तो उन्हीं सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उस सिस्टम को कहा जाता है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आइए हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या जिसको कहा जाता है एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। सो देयरफॉर लेट अस सी, मैं यहां लिख रहा हूं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट्स। देखिए बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है, या जिसको हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं, उसमें 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। कितनी बेस क्वांटिटीज होती हैं? 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, और साथ ही आपकी यूनिट्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि जब हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं तो बहुत सारी क्वांटिटीज हम देखते हैं, जैसे कि फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगुलर मोमेंटम,
उसी प्रकार से एनर्जी। तो ये सब जो चीजें हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक सिस्टम है, राइट, उसमें केवल 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, राइट। अब इसके अलावा फिजिक्स में जो भी हमारी क्वांटिटीज आएंगी उनको डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा, यानी कि वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होकर निकाली जा सकती है। वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज के ऊपर। तो उनको कहा जाता है बच्चों डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल हमारे पास एसआई सिस्टम ने क्या क्या डिफाइन किया है, एक बार और उसको देख लेते हैं। तो इस प्रकार से है फंडामेंटल हमारे पास एसआई सिस्टम ने। अब देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको डेफिनेशंस के बारे में बताया था, बट डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने भी प्रॉपरली नहीं बताया है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एसआई बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स एक बार टेबल में बना दे रहा हूं, प्लीज सी। SI based quantities and unit, right? तो let us make a proper table, एक proper table बना के समझ लेते हैं क्योंकि आगे तक ये हमारी पूरी यूज में आएंगी। Therefore, SI based quantities and units, right? SI base quantities and units. SI बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट, राइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बेस क्वांटिटी, नंबर 1। नंबर 2, इस बेस क्वांटिटी की यूनिट का नाम क्या होगा? नेम। फिर उसका सिंबल कैसा होगा, और फिर बात आती है डेफिनेशन की। ठीक है जी। तो देखते हैं बेस क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी है। बेस क्वांटिटी क्या है? जिससे हमारी बेस यूनिट्स निकली है, ठीक है ना। तो बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या क्या है, उस क्वांटिटी की यूनिट का नाम क्या है, उसका सिंबल क्या है, और डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में एनसीईआरटी में सीधा ये लिखा गया है, इफ यू रीड, कि भाई ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम ने इन सभी की डेफिनेशन को डिफाइन किया है, राइट। तो ये कहता है, अगर आप एनसीईआरटी की बात करें, कि द वैल्यूज मेंशन्ड हियर the values mentioned here need not be remembered or asked in a test. They are given here only to indicate the extent of accuracy to which they are measured. With progress in technology, the measuring techniques get improved, leading to measurements with greater precision. The definitions of base units are revised to keep up with this progress. मतलब ये रिमेंबर नहीं की जा रही, ये केवल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कितनी एक्यूरेसी से इनको यहाँ पर नापा जाता है, राइट। लेट अस सी, बेस क्वांटिटी क्या है हमारी? सबसे पहले हो गई हमारे पास लेंथ, फिर मास, उसके बाद टाइम, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसके बाद आता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। राइट। तो लेंथ हो गया हमारे पास, मास हो गया हमारे पास, टाइम हो गया हमारे पास, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और लास्ट इज लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जो कि एसआई सिस्टम में डिफाइन की गई हैं,
और फिर से मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 7 बेस क्वांटिटीज के अलावा जो हमारे पास क्वांटिटीज है, जो मैंने आपको फॉर एग्जांपल 3-4 बताई, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इन्हीं बेस क्वांटिटी से डिराइव की जा सकती है। ये सब इन्हीं बेस क्वांटिटी से डिराइव की जा सकती हैं, तो उनको डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है और इनको फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, या उनको ये भी कह सकते हैं कि वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कही जाती हैं, और ये हमारे पास जो है इनको बेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले लेंथ की यूनिट का जो नाम है वो है मीटर। मास का यूनिट का नाम जो है वो है किलोग्राम। किलोग्राम। टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, याद रखिए MOLE मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। कैंडेला। अब इसका सिंबल कैसे होगा? इसका सिंबल हो जाएगा M, किलोग्राम का सिंबल हो जाएगा kg, इसका सेकेंड, इसका एम्पियर, इसका केल्विन, इसका MOL मोल, एंड दिस इज Cg। तो ये हमारी 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम में डिफाइन की गई है। ये हमारी फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज है अभी तक के फिजिक्स के संदर्भ में। और इसके अलावा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो क्वांटिटीज है हमारे पास, इसके अलावा जो क्वांटिटीज है हमारे पास, सारी की सारी बेसिकली क्या है? डिराइव्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनसे हम सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज, जितनी भी इसके अलावा क्वांटिटीज हैं, जितनी भी इसके अलावा क्वांटिटीज हैं, तो ये हमारे पास जो है SI बेस सिस्टम है जिसमें 7 क्वांटिटीज हैं, और इसके अलावा जितनी भी हमारी क्वांटिटीज है सारी डिराइव क्वांटिटीज होती हैं। अब देखिए, दूसरा एस्पेक्ट ये आता है कि जहां तक इनकी डेफिनेशंस की बात है, दैट आर नॉट टू बी रिमेंबर। और लास्ट टाइम हमने डिस्कशन भी किया था, जैसे मीटर के लिए उन्होंने क्या डिफाइन कर दिया कि मीटर को डिफाइन करने के लिए लाइट की स्पीड को वैक्यूम में 299,792,458 मीटर पर सेकंड मान लिया जाए। किलोग्राम को डिफाइन करने के लिए प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दी इस प्रकार से। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हालांकि एग्जाम में ये नहीं आएगा। देयरफॉर मूविंग फर्दर डेफिनेशंस भी देखेंगे, उसके आगे पहले हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज आ गई हैं। अब आगे हम देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ये भी SI सिस्टम में डिफाइंड है। ठीक है, तो इनके अलावा 2 हमारे पास और क्वांटिटीज हैं। इन बेस क्वांटिटीज के अलावा हमारे पास 2 और क्वांटिटीज हैं, तो उसको क्या कहा जाता है जो उसके अलावा हम बची? देयर आर 2 मोर यूनिट्स। तो वो दोनों यूनिट कौन सी हैं? देखिए, एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, और दूसरा हमारे पास है सॉलिड एंगल। राइट। तो 7 बेस क्वांटिटीज के अलावा ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास हैं। एक को कहा जाता है प्लेन एंगल और दूसरे को कहा जाता है सॉलिड एंगल। देखिए, प्लेन एंगल की जो SI यूनिट होती है, प्लेन एंगल की जो SI यूनिट होती है वो होती है रेडियन। राइट। और इसका सिंबल जो होता है RAD, रैड। फिर सॉलिड एंगल की जो SI यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल हो गया SR, स्मॉल में ही है SR। ठीक है बच्चों, तो प्लेन एंगल के लिए SI यूनिट होती है रेडियन, सिंबल हो गया RAD, रैड। और सॉलिड एंगल के लिए SI यूनिट होती है स्टेरेडियन, जिसका सिंबल हो गया हमारे पास
ऐसा। अब प्लेन एंगल को मैं डिफाइन कर देता हूं उसमें कैसे इसकी वैल्यू निकलती है। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल में देखिए ये हमारे पास दो रेज है, ये हमारे पास आर्क है, ठीक है। ये मान लीजिए एंगल है डी थीटा, ये रेडियस है आर, और ये जो आर्क आप देख रहे हैं अगर इसकी लेंथ है ds, राइट, इसकी लेंथ है ds, तो हमारे पास डी थीटा की वैल्यू जो है वो होती है ds बाई आर, याद रखिएगा ds बाई आर। तो डी थीटा यानी एंगल इन रेडियंस, ये जो है एंगल इन रेडियंस, इसकी वैल्यू आ रही है, यानी एंगल इन रेडियंस मतलब डी थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ds बाई आर। एंगल इन रेडियंस की जो वैल्यू आ रही है ds बाई आर। अब देखिए रेडियंस की अगर यूनिट को आप निकाल के देखेंगे तो क्या यूनिट आएगी, ds क्या है, आर्क की लेंथ, राइट। ds यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा है, मैं ब्लू इससे ही मार्क कर दे रहा हूं। ds जो हमारे पास है, ds जो हमारे पास यहां पर है वो क्या है, आर्क की लेंथ, ठीक है। और r क्या है हमारे पास, ये जो आप देख रहे हैं इसका रेडियस है, r इज रेडियस, राइट। अब देखिए अगर SI यूनिट के हिसाब से हम लोग ds की यूनिट को अगर मीटर में लिखे हैं, क्योंकि लेंथ है, ठीक है, मीटर, और रेडियस भी मीटर में, तो बेसिकली कुछ भी नहीं बचेगा।